Namaskar and thanks a lot to everyone to join us this fine evening. Before we start, I would love to introduce myself. मेरा नाम शिवराम है और मैं एक पैशनेट एजुकेटर हूँ। पिछले 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ और यूरो इंटरनेशनल स्कूल मेरा पहला प्यार है। We started in 2002 with a vision to create a platform where students can explore skill education. And I'm very happy to say that it is India's first school which introduced coding curriculum in 2016 for class first to class 10th. And we are coming up with India's first innovation lab where we'll be working with the students to develop startups. And we are coming up with a Finland-based education model preschool in Rajasthan. And where we are going to have international level facilities, amenities, and infrastructure, and the culture. So if I talk about Euro International School, in 2 words, I can define that Euro School can be defined in 2 words, and it's known for 2 things. One is empathy, and second is innovation. So thanks a lot to everyone for sparing time to join us this fine Sunday evening to work for the future of next generation. Ashish, can you help me to just turn off videos of all the participants? Yes, sir. Just give me a minute. And let me know when my screen is visible to you guys. Ashish, my screen is visible? Yes, sir. It's visible. Fit into the screen. Great. So, पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मोटा मोटी ये पढ़ाया जाता है कि हम नौकरी कैसे प्राप्त करें। मेरी जो जर्नी रही है अब तक की, मैं इंग्लिश का लेक्चरर था, सरकारी नौकरी मैंने छोड़ी और 3 कमरों से अपना स्कूल शुरू किया। 2007 में मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक पढ़ी थी, इग्नाइटेड माइंड्स। और कलाम साहब ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में टैलेंट होता है लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां पे वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके। तो जिन लोगों को ये बैंडविड्थ मिले कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें कि बाकी जो टैलेंटेड लोग हैं वो उस प्लेटफॉर्म को यूज करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो इसी सोच के साथ यूरो इंटरनेशनल स्कूल का जो प्लेटफॉर्म है वो हमने क्रिएट किया कि बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले। और जब वो एक छोटे शहर से बाहर जाएं, बड़े शहर में या विदेश में, तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए कि यार हम एक छोटी जगह से आए हैं, हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं है। तो पिछले 20 साल में मेरी ये कोशिश रही कि हम वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी एमिनिटीज, हम वो सारे स्किल सेट्स पे बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करें कि जब वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएं तो उनको वो कॉन्फिडेंस रहे कि यस वी कैन फेस इट एंड वी नो इट एंड वी कैन एक्सप्लोर इट। तो मेरा ये मानना है कि सारे के सारे लोग जॉब सीकर्स नहीं हो सकते, हमें जॉब गिवर्स भी होना चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है वो अपने जॉब में भी काम में आता है। आप सारे लोगों का ये अनुभव होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हुए भी दे आर द लीडर विदाउट टाइटल। गिवन सिचुएशन में वो एक जिम्मेदारी लेते हैं और बिना किसी इंस्ट्रक्शंस की वेट किए बिना वो एक्शन लेते हैं। ये वो लीडर्स होते हैं। हम कई बार देखते हैं, जैसे ब्याह शादी है, ब्याह शादी का कोई फंक्शन हो रहा है, आंधी आ गई, आंधी आ गई तो कुछ लोग जो है वो बचने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग वहां ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि इस व्यवस्था को कैसे बनाया रखे जा सकता है।
तो वो लीडर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग हैं जो आपदा में अवसर की तलाश करते हैं और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे उस सिचुएशंस को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ है और हमने छोटे बड़े हर तरह के एंटरप्रेन्योर्स अपनी साइड अपने अपनी सोसाइटी में देखे भी हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि इस एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को हम हमारे बच्चों में डेवलप कैसे कर सकते हैं, या वो क्या क्वालिटीज हैं जिन पे हम काम करके बच्चों में एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को जगाया जा सकता है। इट्स अ कोट बाय रॉबिन शर्मा, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज क्रिएटेड अपॉन द इंटरनल एम्पायर्स, एवरीथिंग दैट इज रिफ्लेक्टेड आउटसाइड इट टेक्स प्लेस इनसाइड फर्स्ट। कोई भी एंटरप्रेन्योर पहले अंदर एंटरप्रेन्योर बनता है, कोई भी आर्टिस्ट पहले अंदर आर्टिस्ट बनता है, कोई भी डांसर पहले अंदर डांसर बनता है और उसके बाद उसकी वो स्किल्स बाहर निकल के आती हैं। इट इज नथिंग अबाउट एक्सटर्नल, इट इज वर्किंग ऑन द इंटरनल एम्पायर। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट इज फर्स्ट बीइंग, देन डूइंग एंड देन हैविंग। बहुत सारे लोगों को सफलता चाहिए, और मैं कहूं सारे लोगों को सफलता चाहिए, सारे लोगों को नाम चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए वो कब मिलेगा? जब हम वो बन जाते हैं। पहले हम इंटरनली उस चीज को इम्बाइब करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उस पर फिर हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं और जब हम उस पर काम करते हैं तब हम वो सारी चीजें अचीव करते हैं। तो सॉरी, हाँ थोड़ा सा गला खराब है। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है वो ये कहता है, ये एक अंतर है बाकी एवरेज परफॉर्मर्स में और एंटरप्रेन्योर्स में। दे वांट टू हैव द रिसोर्सेज फर्स्ट एंड दे डू समथिंग। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमारे पास क्या है, उससे हम क्या सुंदर सृजन कर सकते हैं, ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है। हम पहले लिमिटेशंस को नहीं देखेंगे, हमारे पास क्या है, वो मिनिमम रिसोर्सेज, क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है जिनसे हम कुछ सुंदर खड़ा कर सकते हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। Nurturing optimism and abundance mindset, that is the first quality of entrepreneur, or that is the first characteristic of entrepreneurial mindset. अगर हम ये देखें कि हर स्थिति में आशावादी रहना है और अबंडेंस माइंडसेट कि हम जो करना चाहते हैं हमारे जीवन में उसके लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज से जब हम शुरू करेंगे तो एक स्टेप लेने के बाद में जिन रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास अंदर रखे जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं तो फिर धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं। आगे एंटरप्रेन्योर जो जर्नी है उस पूरी जर्नी को हम डिपिक्ट नहीं कर सकते, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक स्टेप के बाद ये, एक के बाद ये और उसके बाद ये। नहीं, हम एक कदम भरेंगे, जब हम 10वां कदम भरेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हम सोच के चले थे हम एकदम 100% उससे उल्टा कर रहे हैं। लेकिन ऑप्टिमिज्म ये कहता है कि हाँ, हम अगर डायरेक्शन सही है तो एक एक डग भरते जाना है। टॉलरेंस ऑफ फेल्योर, जब एडिसन ने बल्ब बनाया तो 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए, अगर वो कहीं भी रुक जाता तो आज हमें वो बल्ब की रोशनी नहीं मिलती। एंड फेल्योर इज जस्ट अ मैसेज, व्हेन यू स्टॉप डूइंग द एफर्ट्स वी एक्सेप्ट द फेल्योर। फेल्योर अपने आप में कोई कंसेप्ट नहीं है। व्हेन वी जस्ट स्टॉप डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, व्हेन वी गिव अप, जब हम हताश होके छोड़ देते हैं तब फेल्योर है। जब तक हम अंदर से ये विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा,
तो वो फेल्योर नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी निराश, रिजेक्शंस है, फेल्योर नहीं है, रिजेक्शंस होंगे। जैसे मान लो आप कोई बिजनेस करना शुरू करते हैं और आपको ये लगता है कि मैं अपने फैमिली मेंबर से फंड उठा लूंगा, तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी दोस्त को या अपने फैमिली मेंबर को कहते हो कि से फॉर एग्जांपल आई वांट टू ओपन अप स्कूल और मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, आप मेरे को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो। आप गए और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं तेरी स्कूल नहीं चलेगी। That is not failure, that is rejection of the idea by 1%, and that 1% cannot be the 100%. तो हमें आगे से आगे ट्राई करता जाना है और उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते जाना है, बट दैट रिजेक्शन इज नॉट द परमानेंट रियलिटी। So there was a research by one US university, 126 देशों के 200 ग्रोथ हैकर सक्सेसफुल लोग, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पे इन्होंने रिसर्च किया। ये जानना चाहते थे कि ये सक्सेसफुल कैसे बने एक आम आदमी में और इन ग्रोथ हैकर्स में क्या डिफरेंस है। देन दे फाउंड 6 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो एशिया का हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो अमेरिकन हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी बैकग्राउंड से निकल के अगर किसी ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं तो उनमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम जानते हैं। These are 6 common characteristics. First is dreamer, second is obsession, third is deep daily practice, fourth is follow your passion, fifth is persistent and consistent efforts, and sixth is bounce back with double force. These are the 6 common characteristics which were found in all the successful people. And as a parents, as an educators, as a teachers, if we are able to inculcate these characteristics in the next generation, our job is done. Dreamer, इन लोगों के बड़े सपने होते हैं, big dreams, but there is a difference. When an average person talks about dream, तो उसके दिमाग में क्या आता है? बड़ा मकान, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और ब्रांडेड क्लोथ्स एंड वॉचेस। जब इन लोगों को पढ़ोगे और जब इन लोगों से आप बात करोगे या इनके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनका जो सपना है वो इनके पैशन से कनेक्टेड है। सिंपल एक लाइन में अगर आप इसको समझना चाहो तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि आई ऑलवेज wanted to become on the top of cricket. That's why he is known God of cricket. अपनी उस पैशन को उस हाइट्स पे लेके जाओ एंड द ड्रीम इज कनेक्टेड टू द पर्पस एंड पर्पस मस्ट बी लार्जर देन लाइफ। मतलब हम जब नहीं रहे उसके बाद भी लोग हमें याद करें, इतना बड़ा पर्पस होना चाहिए और उस पर्पस को जेनिथ पे, उन हाइट्स पे लेके जाएं, वो ड्रीम होना चाहिए। Everyone who wants to get success in life should have a big dream. सेकेंड इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। ये हद दर्जे के जुनूनी लोग होते हैं, सोते जागते उठते बैठते इनको अपने सपने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। इट इज कॉल्ड उबर फोकस, उबर अल्टीमेट फोकस ऑन योर ड्रीम। जैसे घोड़े के विंकर लगाते हैं ना दोनों तरफ, तो वो घोड़ा जब सड़क पे चलता है, टांगे में जोत दिया जाता है तो सिर्फ सामने देखता है, नो राइट लेफ्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन उसका नहीं होता। तो ये हर दर्जे का ऑब्सेशन चाहिए अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है। डीप डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डेली एंड डीप। डीप यानी रत होके जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम इसमें इतने खो जाएं कि आउटर वर्ल्ड हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करे। एक कहानी मैं बार बार सुनाता हूं और मैंने 4th 5th क्लास में हिंदी की उसमें बुक में पढ़ी थी, बस 2 मिनट में वो कहानी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं।
एक ठठेरा था जो रोड के किनारे बैठ के अपने बर्तन थाप रहा था, और उसके पास एक राजा की सवारी निकली, गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़े के साथ। पीछे से किसी ने आके उससे पूछा कि राजा की सवारी किधर गई? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने झकझोर के पूछा कि ऐसे नहीं हो सकता, गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़े के साथ जब सवारी गई और सामने से गई तो पता होना चाहिए। तो उसने कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई वॉज लॉस्ट इन माई वर्क। मैं मेरे काम में इतने रत था कि बाहर क्या हो रहा था मुझे उसका भान भी नहीं था। तो उतनी डेप्थ चाहिए जब हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फॉलो योर पैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। डियर पेरेंट्स, मेरा आपसे ये सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताएं और उनको ये ढूंढने में मदद करें कि उनका पैशन क्या है। और बड़े खुशी की बात यह है कि जब बच्चा 8 साल से 14 साल की उम्र में होता है तो उसके जो इंट्यूटिव वॉइस है, जो उसकी अंतरात्मा की आवाज है, ये उसे ये बताती है कि तेरा किसमें इंटरेस्ट है। या तो हम इतने शांत नहीं हैं या हम इतने शांत वातावरण में नहीं हैं कि हम उस इंट्यूशन की आवाज को सुन पाए, नंबर वन। या फिर सोसाइटी, पेरेंट्स का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि हमें वो जो आवाज है उसको दबा दिया जाता है। Simply, I have been talking to so many students. I have talked to more than 50,000 students in the last 20 years. मैं 100 से ज्यादा स्कूलों में पिछले 1.5-2 साल में गया हूँ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट पे बात करने के लिए। और सारे बच्चों से जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर पैशन, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नो इट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, बट वो अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी को किस एक कारण पे कमिट करेंगे, उसके लिए उनको थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सिंपली अगर मैं पैशन को डिफाइन करूं तो पैशन इज द वन थिंग दैट यू वुड लव टू डू थ्रू आउट द लाइफ, डे इन डे आउट, एंड यू फील द गूज बम्स। आप सोचने मात्र से अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि मेरे को जीवन भर यही करना है। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं जब यंग जनरेशन के साथ बात करता हूं और मुझे ये लगता है कि विथ माई विजडम एंड थ्रू माई एक्सपीरियंस, इफ आई कैन इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन, तो वो मेरा पैशन है, टू एड वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ। तो एक कोट मेरे को याद आता है कि एवरी ह्यूमन इंटरेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू नर्चर और टू बी नर्चर्ड। हमारे पास हर इंटरेक्शन में अपॉर्चुनिटी है कि या तो हम सामने वाले से सीखें या हम उसको कुछ सिखाएं। तो ये मेरा पैशन है, ऐसे ही हर बच्चे का पैशन है। डांस भी हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, टू क्रिएट समथिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। तो हम उसको ही मदद करें पैशन को पहचानने में। परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स, बार बार लगातार एक काम को तब तक करते जाओ जब तक उस पर मास्टरी हासिल नहीं हो जाए। पीपल टॉक अबाउट कंपटीशन, बट कंपटीशन इज अ फॉल्स कंसेप्ट। वी कॉम्पीट विथ आवर सेल्स ओनली। हमारा जो कल का वर्जन था, अगर उससे आज हम कुछ भी सुधरे हैं, अगर हम 1%, 1% इंक्रीमेंटल ग्रोथ एवरी डे, तो हम सही रास्ते पे हैं। लेकिन हमें उस हुनर को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, तब हम अनरिप्लेसेबल हो जाएंगे। और जब हम अनरिप्लेसेबल हो जाएंगे, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो हमें अपने हुनर को तराशना है, और ये ग्रोथ हैकर्स की वन कैरेक्टरिस्टिक है। बाउंस बैक विद डबल फोर्स। जब भी हार का सामना करना पड़े तो ये कहा जाए कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो हम दुगनी ताकत से
टूट पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे साइंस का एक एक्सपेरिमेंट है, एक बच्चा है जो उसको करता है, वो उसको फेल हो जाता है, तो वो अपनी टीचर के पास जाएगा, चाची चाचा के पास जाएगा, माँ बापू के पास जाएगा, दादी दादा के पास जाएगा, लेकिन वो until unless he or she doesn't get the answer to his question और हाँ क्वेश्चन, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 बार 3 बार किया और दे गिव अप। तो ग्रोथ हैपेंस व्हेन वी हैव द डिटर्मिनेशन कि मैं हार नहीं मानूंगा, एंड दुगनी ताकत से वापस टूट पड़ो। दैट इज द 6 कैरेक्टरिस्टिक। These are 6 characteristics which need to be inculcated in the next generation to develop the entrepreneurial mindset. These are 4 growth factors जिनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। टाइम, टाइम इज लाइफ, टाइम इज लाइफ। और हमें ये सिखाना है कि इफ वी वेस्ट टाइम वी वेस्ट लाइफ। हमें समय का सम्मान करना सिखाना चाहिए। और ये कहाँ से सीखेंगे? ये हमें सीखेंगे। अगर किसी को टाइम दे दिया कि 4 बजे हम मीटिंग रखने वाले हैं, तो आप 4 बजने में 5 मिनट पे अगर पहुंच जाते हैं, आप अगर रिस्पेक्ट करते हैं टाइम का, तो आपके बच्चे भी सीख जाते हैं कि हमें समय का रिस्पेक्ट करना है। और इससे बड़ी कोई असेट हमारे पास नहीं है। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 24 घंटे बांट के सबके पास बराबर है। और उस 24 घंटे का कितना सुंदर उपयोग हम कर सकते हैं, वो तय करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे कि हम फेलियर होंगे। सेकेंड इज एनर्जी। उस 24 घंटे में अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे पीक पे लेके जाना है, उसके भी टूल्स एंड टेक्निक हैं, जिनकी हम 5 एसेंशियल्स की जिसकी बात करते हैं। वो टूल्स टेक्निक हैं जो हमारी एनर्जी को एलिवेट कर देते हैं, और हम 2 घंटे में वो काम कर सकते हैं जिसमें हम 5 घंटे लगाते हैं। अगर हमने अपनी एनर्जी को मैनेज कर लिया, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। When time and energy invested to acquire knowledge, तो आप फिर अपने हुनर के मास्टर बन जाते हैं। आप धीरे धीरे अप स्किलिंग करते रहें। मान लो कोई टीचर है, वो उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बीएड कर ली। बीएड 1 साल का कोर्स होता था हमारे टाइम में, अब 2 साल का होने लग गया। तो आपने उस 2 साल में कुछ टूल्स टेक्निक, कुछ स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझ ली। मैंने 2001 में 2000 में बीएड किया। आज 22 साल 23 साल बाद में जो हमने सीखा वो रिडंडेंट हो गया। तो अगर एज ए टीचर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, मैं अप स्किल नहीं करता, तो मैं अनरेलेवेंट हो जाऊंगा। ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये मेरी बात सुनना बंद कर देगी। तो हमें जो नई स्किल्स हैं उनको सीखते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। और यही चीज हमें बच्चों को सिखानी है कि जो आपको जो स्किल्स हैं, आज कोडिंग है, कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी स्किल्स को हमें इम्बाइब करना, उनको हमें सीखना है, उनको नर्चर करना है। एंड मनी इज बाई प्रोडक्ट। ये हमें कोई नहीं सिखाता। मिडिल क्लास फैमिलीज में तो कोई भी नहीं सिखाता कि हमारा जो पैसे के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं उनको एक मेरा सजेशन है कि आप साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक बुक है, उसको हर आदमी को पढ़ना चाहिए कि पैसे के साथ हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। पैसे को कमाने की जरूरत नहीं है, और हम पूरे जीवन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हमें अपने स्किल्स को कमाने की जरूरत है, उनके स्किल्स को मास्टर करने की जरूरत है। व्हेन वी बिकम द मास्टर ऑफ आवर डोमेन, मनी कम्स ऑटोमेटिकली। इट्स द बाई प्रोडक्ट। तो हमें फोकस कहाँ पे करना है? अपने स्किल को एनहांस करने पे।
और जब हम अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं, हमारे शहर में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका कभी भी हमने कहीं पे कोई प्रचार नहीं देखा, कोई विज्ञापन नहीं देखा, और उनके यहाँ पे मरीजों की लाइन लगी रहती है। किसी से बड़े प्यार से बात करते हैं, उसके जरूरत की जो चीज है वो उसे देते हैं। वो साल में 6 महीने अपने अपने आप को अप स्किलिंग के लिए तैयार करते हैं। वो वेबिनार्स में जाते हैं, वो बाहर इवेंट्स अटेंड करने जाते हैं, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं। तो वो वैसे वाले लोग हैं जिन्होंने जब एमबीबीएस किया, पीजी किया, उसके बाद में जब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए संसाधन आ गए, नया ज्ञान आ गया, तो अपने आप को वो अपग्रेड करते रहते हैं। और मनी उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली आती है। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज। पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये एक ऐसा सवाल है जिसको सारे पेरेंट्स को, सारे टीचर्स को अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, वो हम उसका एंड गोल क्या है। और ये बहुत ही इंडिविजुअल है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो मैं कभी भी इस पे चर्चा नहीं करता। आई जस्ट लीव इट विथ द ऑडियंस कि वो इस पे गहन विचार करें कि उनके एजुकेशन को ग्रहण करने का उनका अपना कारण क्या है। वो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो डिफाइंड होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं। अगर ये क्यों पता है, तो जब भी रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आएगा, कोई अड़चन आएगी, तो उसको ये क्लैरिटी रहेगी कि मैं जो कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, और मुझे क्यों उसको कंटिन्यू करना है, मुझे उसको बीच में क्यों नहीं छोड़ना है। There are four skills which needs to be learned by everyone. अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जब हम रोबोट्स की बात करते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या रेलिवेंट रहेगा, उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। से फॉर एग्जाम्पल, हमें मकान बनाना है, तो सबसे पहले ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, टू बिल्ड अ हाउस। अब हम इसको कैसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो पहला सवाल ये आएगा कि जब हम मकान बना रहे हैं, तो हमारी आवश्यकताएं कितनी है, 2 BHK या 3 BHK। हमारा बजट कितना है, हमें कौन से एरिया में मकान बनाना है, हम वहां कितने गज का प्लॉट लेंगे, उसके बाद में हम किससे उसकी डिजाइनिंग करवाएंगे, हम किससे उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करवाएंगे, कौन हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा, कौन हमारा वेंडर होगा जो हमें बजरी, ईंट और पत्थर सीमेंट देगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हाउ टू मेक अ हाउस। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। पहले हमारी आवश्यकताएं, फिर हमारा बजट, फिर हमारी लोकेशन, फिर उसका नक्शा, और फिर ठेकेदार। ये क्रिटिकल थिंकिंग है, छोटे छोटे टुकड़ों में प्रॉब्लम को तोड़ के और उसके सॉल्यूशंस निकालना। सेकंड इज कम्युनिकेशन। वी शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट व्हाट इज गोइंग इनसाइड। वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मारवाड़ी हो, भाषा कोई भी हो, लेकिन जो अंदर चल रहा है उसको अगर हम सामने वाले को समझा पाए, वो ही कम्युनिकेशन है। और वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हर आदमी को सीखनी चाहिए। बहुत सारी बार मैं ये देखता हूं कि बच्चे टाइम लेते हैं, उनके अंदर सोना भरा पड़ा है, उनको सब आता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब आदमी अवेयर होता है कि मेरे को इन इन चीजों पे काम करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो वो धीरे धीरे कर भी लेता है। थर्ड इज कोलैबोरेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ग्लोबल
इकोनॉमी हो गई हमारी। तो इस वक्त हमारे देश में चाइना की भी कंपनी है, जापान की भी कंपनी है, अमेरिका की भी कंपनी है, यूके की भी कंपनी है। सारे लोगों के, सारे देशों के लोग भारत में आके काम करते हैं। हमारे भारत के लोग सारे देशों में जाके काम कर रहे हैं। हमें दूसरे लोगों की कल्चर को समझना है और उनके साथ कोलैबोरेट करके कैसे काम करें। हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, सारे के सारे खिलाड़ी अगर कोलैबोरेट करके नहीं खेलेंगे तो वो मैच हम जीत नहीं सकते। और एंटरप्रेन्योरशिप भी कोलैबोरेशन है। आज जैसे स्कूल की मैं बात करूं तो इट्स नॉट अबाउट मी, इट वाज एन आइडिया जो मेरे दिमाग में आया, लेकिन बनाया किसने? आप सारे लोगों ने मिलकर, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, बच्चों ने। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है। सबने कोलैबोरेशन कर किया एक मिशन के लिए, एक पर्पज के लिए। तो आज हम उस स्थिति में हैं कि हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं कि उससे वो निकल के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये समझाना है, इट्स नॉट अ सोलो गेम। ये अकेले का काम नहीं है। हमें समझ में आना चाहिए कि कोलैबोरेटिवली हम कैसे काम कर सकते। हम जब जॉइंट फैमिलीज में रहते थे तो ये बड़ी आसानी से हम सीखते थे। हम कुछ चाचा से सीखते थे, कुछ ताया से सीखते थे। इतने तरह के 20 लोग एक परिवार में, अलग अलग मेंटेलिटी के, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके सरवाइव करना है। मुझे याद है गांव में जब पहले शादियां होती थी तो ना केटरिंग की व्यवस्थाएं होती थी, ना टेंट होता था। कोलैबोरेशन से काम होता था। पड़ोस से कोई दूध मांग के ला रहा है, कोई चारपाई ला रहा है, कोई सामान इकट्ठा कर रहा है, कोई मिठाई पकड़ा है। और सारे के सारा वो जो कुनबा होता था, जो गांव होता था, वो किसी के परिवार में, एक परिवार में शादी है लेकिन सारे लग जाते थे। ये कोलैबोरेशन था। आज हम बहुत पैसे कमा के वो ही सारी की सारी चीजें पैसा दे के खरीद के कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कोलैबोरेशन से आसानी से हो सकती। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। हाउ हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हम अपने आप से ये पूछें कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान अब तक जैसे करता आया हूं उससे इतर, उससे अलग क्या कोई समाधान है क्या? ये क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी एक मसल है ब्रेन में जिसको डेवलप किया जा सकता है, और छोटे छोटे एक्सरसाइज है। से फॉर एग्जाम्पल, आप अगर राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो कुछ 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 दिन आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर दें। तो जब आप लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा। आपके माइंड को अलर्ट रहने की जरूरत है। आप एक बिस्तर पर अगर दाएं तरफ सोते हैं तो कुछ इंटरवल के बाद आप बाएं तरफ सोना शुरू कर दें। तो जब आप रात को नींदों में उठ के वॉशरूम जाएंगे तो आपके ब्रेन को अलर्ट रहना पड़ेगा, वो ऑटो मोड में नहीं जाएगा। और ऐसे मसल्स की एक्सरसाइज होती है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से बॉडी मसल्स पावरफुल होती हैं, वैसे ही ब्रेन एक्सरसाइज से ब्रेन की मसल्स पावरफुल होंगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। आपको अगर पेपर पेंसिल मिल गया और कुछ कलर मिल गए तो आपके दिमाग में जो भी इमेजिनेशन है उसको आप पेपर पे उकेर दो, उस कागज पे उकेर दो। आपको कुछ शब्द दिमाग में है और आप उस पे कुछ 2 लाइन कविता के लिख सकते हैं, लिख दो। हर इंसान में एक आर्टिस्ट है, हर इंसान में एक लिरिसिस्ट है, हर इंसान में एक सिंगर है। तो जब भी मौका मिले अपने आप को एक्सप्रेस कर दो। और ये छोटे छोटे कदम आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। ऐसे ही हमें बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सके, नर्चर कर सके।
तो ये 4 स्किल्स हैं जो हमें बच्चों को सिखानी है और उनके साथ मिलके उनके उन स्किल्स पे काम करना है। दीज आर द 5 एसेंशियल्स। वो जो टूल्स टेक्निक की मैं बात कर रहा था ना, कि अपने एनर्जी लेवल को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। फर्स्ट इज योगा और एक्सरसाइज। दिन में एक बार पसीना निकलना जरूरी है। प्रेयर और मेडिटेशन। आप आलती पालती मार के कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद और अपनी सांस पे फोकस करें। जब हम 10 मिनट 20 मिनट सुबह शाम बैठना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं तो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करती। थर्ड इज गुड रीड्स। हमें अपने अलावा भी इस दुनिया को जानने की जरूरत है और उसके दो ही तरीके हैं। या तो हम घूम घूम के सीखें और अलग अलग लोगों से मिलें, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। दूसरा तरीका है किताब पढ़कर। किताब इतना सुंदर साधन है। किसी ने 40 साल जो जिया, 400 पन्नों में उसने उसको उकेर दिया और 4 घंटे में आपने उसको पढ़ लिया और वो ज्ञान आपका हो गया। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो आप ये यात्रा शुरू करें। आप अगर से फॉर एग्जाम्पल 1 महीने में 2 किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो जब भी आपका खाली समय आएगा और आप किताब पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी आपको देखेंगे और वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट इज कनेक्शन विद द रूट्स। हमारी जड़ें हमारा परिवार है। हम उससे जितना कनेक्शन मेंटेन रखेंगे उतनी हमारी एनर्जी जो है वो लाइवली रहेगी। हमें उस परिवार से जितना जुड़ाव रहेगा, उन उन लोगों के जो सद्गुण हैं, उनके जो सदप्रयास हैं, उसकी जो ऊर्जा है वो हमें स्वतः ही मिलती रहेगी। उसके लिए कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने माँ बाप से, दादी दादा से, कुनबे से जुड़े रहें और ये बड़ा एफर्टलेस है। फिफ्थ इज नेचर्स वॉक। जब भी हमें समय मिले तो प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति के साथ जब हम समय बिताएंगे तो बहुत सारी इंसाइट ऑटोमेटिकली आएंगे और बहुत बड़े बड़े सवालों के जवाब प्रकृति में उपलब्ध हैं। थोड़े दिन पहले 24 तारीख से 4 तारीख तक मैं विपस्सना करके आया। विपस्सना मेडिटेशन का टूल है जिसमें 10 दिन आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। आप सिर्फ रोज 12 घंटे मेडिटेशन करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, आप आंख भी नहीं उठा के देख सकते। तो विपस्सना में जो गुरुदेव हैं उनका ये कहना है कि हम अपनी सेंसेशंस को पहचानना शुरू कर दें। हम अपनी सांस को ऑब्जर्व करके अपनी सेंसेशंस को पहचानना शुरू कर दें और ये समझ लें कि सारे सेंसेशंस जो हैं वो इम्परमानेंट हैं और हमें उनके साथ अटैच नहीं होना। तो हम यूनिवर्सल पावर के साथ अलाइन हो जाते और यूनिवर्सल पावर हमारे हित में काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? When we spend time with ourselves, और अपनी सांस को साधते साधते अगर हम यूनिवर्सल पावर्स के साथ अलाइन हो गए तो हमारी लाइफ एफर्टलेस हो जाती है, प्रयास कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो हमारे रेजिस्टेंस हमारे साथ हैं वो ही कम हो गए, तो बाहर के रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट आना कम हो जाता है। ये जो 5 एसेंशियल्स हैं ये बहुत
पावरफुल टूल है। मेरी जितनी कन्वर्सेशन है उसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स और 5 एसेंशियल्स का जिक्र आए बिना नहीं रहता, क्योंकि मैंने यही जाना है कि ये ही सार है आगे बढ़ने का। तो थोड़ा थोड़ा 1% इंक्रीमेंट डेली। एक साथ हृदय परिवर्तन मुश्किल है, एक साथ सब कुछ होना मुश्किल है। धीरे धीरे हम शुरू करें, हम 1 किलोमीटर से शुरू करें, हम 5 मिनट से शुरू करें, हम 3 पन्ने पढ़ने से शुरू करें, हम हमारे परिवार में एक आदमी से वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश शुरू करें, ईगो को थोड़ा सा हटा के। धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। राइट जर्नल डेली। और जो भी हमारे मन में आए, जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे एम्बिशंस हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, सारे के सारे हम डायरी में सोने से पहले लिखना शुरू कर दें, तो इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। So, this is a journey to go great, dream big, soar high and work hard. हमें खूब मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और ये एक विश्वास ही है जो हमें नेक्स्ट जनरेशन को देना है कि सब कुछ संभव है। अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें आर्यन सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति महोदया ने दिया। उस बच्चे के साथ में बैठा था, उसके गुरुजन भी साथ में थे और हमने मिलके काम किया हुआ है। तो आर्यन बोला कि मेरे स्कूल में अवार्ड मिलने के बाद में कम से कम 20 बच्चों ने आके मेरे को ये पूछा कि ये कैसे हुआ, और उनमें ये विश्वास आ गया कि आर्यन कर सकता है तो मैं भी कर सकता। तो ये इंडिविजुअल जर्नी नहीं है। हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो जनरेशन्स के लिए है। अगर हम एक बड़ा काम करते हैं, हम एक बड़ा सपना पूरा करते हैं, तो हमारे आसपास के सैकड़ों हजारों लोगों को ये विश्वास मिलता है, अरे यार ये शिवराम अपने शहर का, छोटे से शहर से, सरकारी स्कूल से निकला है, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये अपनी अकेले की जर्नी नहीं है, ये हमें हमारे पुरखों का कर्ज है जो चुकाना है। इसलिए अंदर से वो ताकत को बटोरना है और उस नए जनरेशन को नए रास्ते दिखाने हैं, बड़ी जिम्मेदारी। Thank you very much for joining hands together to add value to humanity. It's a larger purpose on which we are working. Thank you very much. Now we are open to question and answer. If you have any question, you just drop a message. I'll read and try to give you the answer. You can write down your question in the chat box. आप chat box में अपना question लिखें। मेरी जितनी कैपेसिटी है, जितना मेरा ज्ञान है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। फील फ्री। और आपसे निवेदन है कि वेबिनार के बाद में आप फीडबैक फॉर्म को थोड़ा सा समय निकाल के फिल करें, जिससे हमें क्या सुधार करने हैं वो पता चल सके और आगे के वेबिनार में हम सुधार कर पाए। थैंक यू रतन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स ओम प्रकाश जी। मनीषा जी का क्वेश्चन है, हाउ टू कीप सिंगल चाइल्ड बिजी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं ये कहूंगा कि बिजी रखने की बजाय उनको एंगेज कैसे रखा जाए, और एंगेज प्रोडक्टिवली प्रोडक्टिवली क्रिएटिवली एंगेज कैसे रखा जाए। इसके लिए बच्चे के साथ कुछ समय बिताना होगा और ये जानना होगा कि उस बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर बच्चे को पढ़ने में
इंटरेस्ट है तो उसका कमरा किताबों से भरा होना चाहिए। अगर उस बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके कमरे में खूब सारे कलर और शीट्स होनी चाहिए। अगर उस बच्चे को मेरी तरह बात करने में आनंद आता है तो ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पे वो अपनी बात अच्छे से कर सके। वो कोई पार्क में जाए, वो परिवार में जाए, वो आपके साथ टाइम बिताए और अपनी बातों को करे। वो जब बात करेगा तो सीखेगा, बोलेगा। ऐसे हमें ये जानना होगा और उसके लिए वो संसाधन उपलब्ध कराने होंगे जिससे उस समय का सदुपयोग करके वो कुछ सीखे और कुछ क्रिएट करे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यस, थैंक्स अ लॉट, रूही। हाउ टू फाइंड द एंटरप्रेन्योर इन अस? इट्स अ इंटरनल कॉल। और अभी तक तो मुझे कोई टूल टेक्निक समझ में नहीं आई। मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करता हूँ, मैं उनको सुनता भी हूँ, बुक्स भी पढ़ता हूँ। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो ये है कि आप अपने साथ समय बिताएं और अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर दें। ये तयशुदा बात है कि धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी इंट्यूटिव कॉल नहीं होती है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है ये हमेशा आपके अंदर से आवाज आएगी। तो यू विल फाइंड द एंटरप्रेन्योर व्हेन यू विल स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। आदित्य शेषमा जी का सवाल है कि बच्चा जब ज्यादा सपने लेने लग जाए तब। तो शेषमा जी, ये मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा कम की परिभाषा जो है वो अपनी अपनी है। और ये जो लिमिटेशंस हैं ये हम हमारे एनवायरनमेंट से उठाते हैं। और ये मिडिल क्लास फैमिली में, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, तो जैसे ही आप कंफर्ट जोन से निकल के कुछ बड़ा करने की बात करते हो तो सबसे पहले आपके जो आसपास के लोग हैं वो पर कतरने की शुरुआत कर देते हैं कि ज्यादा उड़ मत, धड़ाम से गिरेगा। अरे उड़ने तो दो, उड़ेगा तो गिरेगा। जो धरती पे है जिसने उड़ान भरी नहीं वो क्या गिरेगा? तो लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इट इज फुल ऑफ, प्रकृति में अबंडेंस है। हम जब हाथ पांव मारेंगे तो हम कुछ ना कुछ ले पड़ेंगे। इसलिए ये जो ज्यादा कम है ये हमारी सोच है। उस बच्चे के लिमिटेशंस हम तय नहीं कर सकते, उसके पोटेंशियल्स को हम जज नहीं कर सकते। और एक चीज तो गांठ बांध लेनी चाहिए, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना ये हमसे ज्यादा स्मार्ट है। हमें सिर्फ उन पे विश्वास करना है और वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहां पे वो खुद को एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सके। वी हैव मोर 7 मिनट्स। कुछ कोर्स कॉस्टली हैं, बच्चे को कैसे समझाएं जबकि बच्चा डिजर्व करता है? शर्मा जी, बहुत सारे कोर्स फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर आप हमें ये बताएं कि कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है तो हम आपको कुछ रिसोर्सेज के लिंक भेज पाएंगे। आप अपने फोन नंबर और मेल आईडी अगर यहाँ लिख देंगे तो आशीष आप नोट कर लें और हमें ये बताएं कि कौन से कोर्स में बच्चे का इंटरेस्ट है, तो हम फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवा सकते हैं। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। कल ही मैं पढ़ रहा था कि एमआईटी के 15 घंटे 20 घंटे, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसने 7 बहुत ही सुंदर कोर्स है जो फ्रीली अवेलेबल करवाए। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है, डोंट वरी। यू शेयर द इंटरेस्ट, विल शेयर द रिसोर्सेज। Yes, we can take 2 or 3 more questions. If you have any question, feel free.
Good. Okay, that's great. I think we have these much questions. So now I take the permission. अब मैं सब लोगों से इजाजत लेता हूँ. Thank you very much. Thanks a lot, everyone, for sparing this 1 hour. आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें सेवा का मौका दिया, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं. और मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे करके इन सारी बातों को सीखते हुए, गुनते हुए, हम एक नई जनरेशन के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे और हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. और यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी. थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन. और आपसे गुजारिश है कि आप फीडबैक फॉर्म जरूर भरें. So we'll come up the next Sunday with a new topic about parenting. और हम ऐसे ही इस यात्रा को जारी रखेंगे. आप लोगों का हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम नए नए टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.